तो और ये बात सही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि फॉर्मल एजुकेशन का विजडम से, प्रज्ञा से कोई लेना देना नहीं होता। जितने भी लोग प्रज्ञावान हुए और जिन्होंने कुछ अपने प्रज्ञा से, अपने विजडम से कुछ निकाल करके ज्ञान की मोतियां दी, वो ऑलमोस्ट सब अनपढ़ थे। नानक पढ़े ही नहीं थे, कबीर पढ़े नहीं थे, तो ये सब ऐसे लोग थे। बुद्ध तो खैर राजा के पुत्र थे, तो उनकी तो पढ़ाई लिखाई हुई थी, लेकिन ज्यादातर दादू, ये सब ऐसे लोग हैं जो रैदास, ये सब अनपढ़ लोग थे, जिन्होंने मतलब अनपढ़ का मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी इनकी, लेकिन इनके ज्ञान चक्षु खुले हुए थे, इनकी प्रज्ञा थी, इनके पास विजडम था। और कई बार आज की तारीख में भी गांव के लोगों से, बहुत से आप ऐसे लोगों से अगर मुलाकात करेंगे जो जिनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, दस्तखत भी नहीं कर पाते, लेकिन आपको कुछ ऐसे ज्ञान की बातें बता देंगे कि जो आप आश्चर्य करेंगे कि यार ये व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, ये ऐसी बात कैसे बता रहा है। तो फॉर्मल एजुकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग कितना टाइम हो गया? 9:15 हो गया हमारे ख्याल से। हम कब शुरू करना चाहिए? अब जो लोग बाद में जुड़ते रहेंगे, अभी हम लोग 15 लोग हुए हैं। अध्यक्ष जी आप शुरू कराइए। ठीक है सर। आज की डायबिटिक सेल्फ केयर एसोसिएशन की मीटिंग में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज डायबिटिक सेल्फ केयर एसोसिएशन के चिकित्सीय सलाहकार प्रिय, हम सबके प्रिय डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता जी का जन्मदिन है। आज इस मौके पर हम उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं इसी तरह से उनका जीवन सुखमय और विचारशील हो, जो हम जिसका अनुसरण करके हम लोग भी अपने जीवन को सफल बनाते रहें। मीटिंग की कार्यवाही प्रारंभ किया जाए। आलोक जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अरे सिंह साहब नमस्कार। आज तो एकदम सरप्राइज है। आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। कहाँ गायब हो गए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब वीडियो नहीं आ रहा है अभी। चलिए सर, आप दोनों लोगों को बड़ा अच्छा लगा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। तो आज से ठीक 100 वर्ष पहले 1921 में इंसुलिन की खोज हुई। तो इस शताब्दी वर्ष चल रहा है, तमाम कार्यक्रम इंसुलिन को लेकर के आयोजित किए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इंसुलिन की खोज में कौन कौन से लोग लगे रहे, क्या क्या कठिनाइयां आई, कैसे इस इंसुलिन को खोजा गया, इसके बारे में एक सरल भाषा में आम जन के लिए एक प्रस्तुति होनी चाहिए, एक व्याख्यान होना चाहिए, जिससे कि एक ऐसी औषधि जो अमृत समान है। एक मिनट, हाँ बेटा हम उसमें मीटिंग में है। हाँ तो ओके बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ ठीक। तो मैं अपने स्लाइड्स को शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयरिंग, व्हाट्सएप, जूम, फाइल्स, कहां से जाऊं? एक मिनट। स्क्रीन शेयरिंग कहाँ गया? फाइल्स, ये कुछ हमारे फॉर्मेट में चेंज कर दिया है इन्होंने, अब वो बड़ी दिक्कत हो रही है। कहाँ से मैं
फाइल लाऊं अपनी, तो यही है, स्क्रीन ही है। स्क्रीन शेयर, सर मुझे लगता है उस फाइल को खोल के स्क्रीन शेयर करेंगे ना, तो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा आने लगेगा। मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि तो हमारे उसमें फॉर्मेट में कल चेंज किया उन्होंने, तो ये समस्या आ गई है। थोड़ा सा टाइम दीजिए। दिस पीसी, उसको भी छोड़ दूंगा पीपीटी पे। मैं आता हूँ इस पे। अभी आया स्क्रीन मेरा? हाँ जी सर, आ गया। ठीक, Yes, I can see now. फ्रॉम करंट स्लाइड। हाँ, तो इंसुलिन के 100 वर्ष, एक अमृत कथा आज हम लोग करेंगे। आज मैं कथावाचक हूँ। भागवत वाचा जाएगा आज इंसुलिन का। आप सभी परिचित होंगे कि एक समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें देव और दैत्य दोनों ने मिल करके क्षीर सागर का मंथन किया था, और उसे 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उनमें से एक रत्न जो था वो अमृत था। एक अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। उसी तरह से मनीषियों ने, वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने मंथन करके एक और अमृत निकाला मधुमेह चिकित्सा के लिए, जिसे हम आज इंसुलिन के नाम से जानते हैं। ये जो मैं आपको इंसुलिन की वायल दिखा रहा हूँ, शीशी दिखा रहा हूँ, ये जो सबसे पहले इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू हुआ था, ये उनमें से एक वायल है। आप देखेंगे लिखा है 50 यूनिट्स पर 5 सीसी और 10 यूनिट पर सीसी। 1 ml में 10 यूनिट। आज जो हम इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं उसमें 1 ml में या तो 40 यूनिट होता है या 1 ml में 100 यूनिट होता है। तब जो इंसुलिन बना था वो 1 ml में मात्र 10 यूनिट था। तो उस शीशी से बढ़ते 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 परिष्कृत करते करते इंसुलिन इंजेक्शन के टेक्निक्स को आज हम इन पेन्स तक पहुंचे हैं, जिससे इंसुलिन लगाना बहुत ही सरल हो गया, पीड़ा रहित हो गया। इंसुलिन के निडल्स में बहुत परिवर्तन किए गए, इंसुलिन के सिरिंजेस में परिवर्तन किए गए, और फिर अंततः हमारे सामने तमाम कंपनियों के तमाम तरह के पेन हैं, जिसमें आपको सिर्फ नंबर डायल करना होता है, यूनिट का लगा के बटन दबाना होता है, इंसुलिन चला जाता है, फिर ढक्कन लगा के पेन रख दो। इससे कहीं भी आप जेब में लेके जा सकते हैं। ये तमाम चीजें धीरे 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 लोगों ने इम्प्रूव किया। तो आज के तारीख में ये जो अमृत कलश है इंसुलिन का, वो इस रूप में हम प्रयोग करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस इंसुलिन को बजाय उस अमृत कलश के रूप में प्रयोग करने के अधिकांश रोगी इसे गंगा जल की तरह जीवन के अंतिम समय के लिए तुलसी दल के साथ प्रयोग करने के लिए सुरक्षित रखते हैं। समय पर अगर आप उन्हें बताओ कि आपको इंसुलिन की जरूरत है, आप इंसुलिन ले लो, इससे आपकी आयु बढ़ेगी, ये आपके लिए अमृत का काम करेगा, आप दीर्घायु हो जाएंगे, कष्टरत रहेंगे, वो नकार देते हैं इस सुझाव को। कि पहली प्रतिक्रिया होती है, ये तो अंतिम समय की दवा है, ये तो अंत में दिया जाता है, ये तो लास्ट मेडिसिन है, आप अभी से मुझे क्यों बता रहे हैं। और मैं कई बार अपने रोगियों से पूछता हूं कि लास्ट से या अंतिम से आपका तात्पर्य क्या है। वो कौन सी घड़ी है या वो कौन सी घटना घटेगी आपके जीवन में
जो आपको यह बताएगी कि अब आपका अंतिम आ चुका है और आपको इंसुलिन ले लेना चाहिए। इसका उत्तर उनके पास नहीं होता। हार्ट अटैक होने के बाद भी उनका अंतिम नहीं आता, फालिज मार देने के बाद भी अंतिम नहीं आता, डायलिसिस पे चढ़ जाने के बाद भी अंतिम नहीं आता, रेटिना में लेजर थेरेपी करा रहे होते हैं लेकिन फिर भी इंसुलिन नहीं लेते कि ये तो अंतिम समय की दवा है। तो वो अंत कब आएगा इसका वो निर्धारण नहीं कर पाते। और जैसे हम एकदम अंत समय में तुलसीदास और गंगा जल का प्रयोग करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो संभवतः उसी समय के लिए इस इंसुलिन को भी बचा के रखते हैं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। जब इंसुलिन खोजा गया 2021 में, 2022 से उसका उपयोग चिकित्सा में प्रारंभ हुआ, तो डॉक्टर बेंटिंग ने प्रथम इसका उपयोग कनाडा टोरंटो शहर में शुरू किया। तो उनके पास देखिए चिट्ठी कैसे आती थी, टू द डॉक्टर हु क्योर्स डायबिटीज टोरंटो। सिर्फ इतना भर लिख देने से ये चिट्ठी उन तक पहुंच जाती थी, क्योंकि कुछ ही लोग थे जो ये इलाज इंसुलिन से उस समय कर रहे थे। उनमें से सर्वप्रथम थे डॉक्टर बेंटिंग। थोड़ा सा मधुमेह के इतिहास पे आते हैं कि कितने वर्ष लगे हमें इस अमृत को खोजने में। ये एक एबर्स पेपायरस नाम का ये एक स्क्रॉल है। स्क्रॉल उसको कहते हैं जो एक आप देखते होंगे अक्सर पिक्चरों में या सीरियल में, जो राजा महाराजा के पास वो कुछ अनाउंसमेंट करना होता था, या आजकल कुछ शादी के कार्ड उस तरह के आते हैं गोल लपेटे हुए, उसको खोल करके आदमी पढ़ता है, उसे स्क्रॉल कहते हैं। हाँ, मैडम से क्या तो बात करें जहां भी हूं। तो ये एक स्क्रॉल है, ये इजिप्ट में या मिस्र के किसी पिरामिड के अंदर से ये मिला था, और इसमें तमाम बीमारियों के बारे में, उनके जो हर्बल इलाज है उनके बारे में जिक्र किया गया है, और उसमें से एक मधुमेह जैसी एक बीमारी का भी इलाज का जिक्र है। ये लगभग 1550 साल जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले, बिफोर क्राइस्ट का ये डॉक्यूमेंट आंका गया है कि लगभग 1550 साल पहले का ये डॉक्यूमेंट है। और इसको जो है अमेरिका का एक बंदा था जो इस तरह की चीजों को, एंटीक्स को कलेक्शन करने का उसको शौक था, लग्जर में, उसके पास ये डॉक्यूमेंट था जिसको कि जॉर्ज ईबर्स ने 1873-74 में उससे खरीदा, और फिलहाल ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग जर्मनी में सुरक्षित रखा हुआ है। क्योंकि इसको जॉर्ज ईबर्स ने खरीदा था, इसलिए इसको ईबर्स पेपायरस या ईबर्स पेपर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लिखित इतिहास जो पश्चिमी साहित्य है उसमें ये 1550 साल पहले का हमें मिलता है। उसी तरह से भारतीय साहित्य में उसके बाद लगभग 400 से 500 ईसा पूर्व के काल में भारतीय चिकित्सक चरक और सुश्रुत ने भी इस बीमारी का जिक्र अपने ग्रंथों में किया है, और उसको इन्होंने मधुमेह का नाम दिया। उदक में, मधुमेह, इक्षु में, अलग अलग नाम से इन्होंने इसको वर्णित किया है। और उन्होंने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि इस बीमारी में मूत्र मीठा हो जाता है, और इसको मधुमेह या शहद की वर्षा नाम इन्होंने दिया था। बीमारी के लक्षण, बीमारी एक है जिसमें ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं। स्थूलकाय शरीर का व्यक्ति होता है, उसके मूत्र में पेशाब आने लगता है, फिर शरीर गलने लगता है, फिर वो कमजोर पड़ने लगता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कृशकाय होते हैं, दुबले पतले होते हैं, उनको बहुत अधिक पेशाब होता है, बहुत अधिक वो खाते हैं, जो आज के टाइप 1 डायबिटिक्स हैं। इस तरह के लक्षणों की चर्चा इन साहित्यों में की गई है। लेकिन ये क्यों होता है? कुछ तो चरक और सुश्रुत ने जिक्र किया है कि जो आलस का जीवन बिताते हैं, जो मोटापे के शिकार हो जाते हैं, जो नए अन्न खाते हैं, जो गुड़ उससे बने सामान का अधिक सेवन करते हैं, जो आखेट किए बिना हुआ जो आसपास के जानवर हैं उनको, उनके मांस को खाते हैं, उनको बीमारी हो जाती है, जिसको कि हम कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो ये तो उन्होंने अपने ज्ञान से, ऑब्जर्वेशन से देखा कि ये ऐसे जिनका जीवन शैली है उनको ये बीमारी होती है।
लेकिन क्यों होती है, शरीर में क्या कमी आती है, क्या दिक्कत होती है कि ऐसी बीमारी हो जाती है, इसका जवाब उनके पास भी नहीं था और बहुत समय तक इसका जवाब लोगों के पास नहीं था। इस पे लोग मंथन करते रहे। कुछ वैज्ञानिक, उस समय के चिकित्सक कहते थे कि गुर्दे में खराबी आ जाती है, कुछ का कहना था आंतों में खराबी होती है, लेकिन एग्जैक्ट कारण किसी के पास भी नहीं था। ये देखिए, आज से 99 साल पहले का मैं एक आपको ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं जो पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता। ये कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्योंकि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 99 साल पहले कुछ एमिनेंट डॉक्टर्स उस समय के 1922 में 21 में इंसुलिन की खोज हुई थी और 25 नवंबर 1922 को ये वैज्ञानिक, ये चिकित्सक एक साथ एकत्रित हुए इस इंसुलिन का उपयोग चिकित्सा में कैसे किया जाए इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। ये उनके सिग्नेचर्स हैं। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो आप देख रहे हैं। ये 100 साल पुराना डॉक्यूमेंट है और आज लगभग 100 साल बाद हम सब एकत्रित हुए हैं इस बारे में चर्चा करने के लिए। इंसुलिन ए सेंचुरी ऑफ ट्रस्ट, एक विश्वास, 100 साल का विश्वास इस दवा के साथ। ये अलग अलग टाइमलाइन आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे इंसुलिन में क्या क्या परिवर्तन होता गया, कैसे कैसे इंसुलिन खोजा गया, उसके बाद इंसुलिन को कैसे परिष्कृत किया गया, कैसे और उसका शुद्धिकरण हुआ, कैसे और अच्छे इंसुलिन बनाने की ओर अग्रसर हुए, फिर इंसुलिन में क्या क्या चेंजेस करके हम कितने विभिन्न प्रकार के इंसुलिन आज बना लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इस सब बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले इस व्यक्ति को देखिए, इसका नाम है पॉल लैंगरहैंस। ये एक मेडिकल स्टूडेंट था बर्लिन, जर्मनी में 1869 और ये पेनक्रियास ग्रंथि के ऊपर अध्ययन कर रहा था व्यक्ति। तो एक दिन ये पेनक्रियास ग्रंथि के स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में देख रहा था, तो इसने ये देखा कि इस स्लाइड के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाओं के समूह हैं जो कि पूरे पेनक्रियास में छितरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, जगह जगह कुछ एक टाइप की कोशिकाएं समूह बना करके पूरे पेनक्रियास में फैली हुई हैं। उसे ये नहीं समझ में आया कि ये कोशिकाएं इस तरह से समूह बना करके क्यों फैली हुई हैं, इन कोशिकाओं का काम क्या है। लेकिन चूंकि उसने सबसे पहले इन कोशिकाओं को खोजा कि इस तरह की कोशिकाएं हैं जो पेनक्रियास में द्वीप समूह बना करके फैली रहती हैं, तो इसका नाम दिया गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट मतलब होता है द्वीप, आइलैंड, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। लेकिन तब तक इन कोशिकाओं का काम क्या है ये ज्ञात नहीं था। 1969 100 साल तो वही निकल गए। उसके बाद फिर कहीं जा करके अब देखिए ये दो बंदों को और देखिए आप। ऊपर है ऑस्कर मिन्स्कोविस्की और नीचे है जोसेफ फुन मेरिंग। ये वी को एफ प्रोनाउंस किया जाता है जर्मन लैंग्वेज में, तो जोसेफ फुन मेरिंग, इसीलिए फॉक्स वैगन बोलते हैं, वॉक्स वैगन नहीं बोलते। ऑस्कर मिन्स्कोविस्की ये पोलिश जर्मन फिजिशियन थे। पोलिश जर्मन मतलब जिस समय ये 1889 में थे तो उस समय राजशाही थी और पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये सब प्रूशिया कहलाता था और ये एक शासन के अंतर्गत आता था। तो ही वॉज अ जर्मन पॉलिश फिजिशियन। इन्होंने जोसेफ फॉन मेरिंग के साथ मिलकर के ये पेनक्रियास ग्रंथि के ऊपर शोध कर रहे थे और तब तक यही ज्ञात था कि पेनक्रियास ग्रंथि पाचन में अपनी भूमिका निभाता है। पेनक्रियास ग्रंथि से कुछ ऐसे पाचक तत्व निकलते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो ये पाचन के ऊपर अपना शोध कर रहे थे। उसी शोध के क्रिया में ही इन्होंने एक कुत्ते के पेनक्रियास को निकाल दिया, ये देखने के लिए कि इससे उसके पाचन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन पाचन तो एक किनारे रह गया। इन्होंने ये नोटिस किया कि पेनक्रियास निकालने के कुछ ही दिनों के बाद उस कुत्ते का वजन कम होने लगा और उस कुत्ते के पेशाब करने की मात्रा बढ़ गई और कुत्ते के पेशाब पे मक्खियां भिनभिनाने लगी और जब यूरिन टेस्ट किया गया तो उसमें शुगर पाया गया। तो ये पहला एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें सीधा सीधा ये कॉजल लिंक मिला
कि पैनक्रियाज निकाल देने से पेशाब में शुगर आने लगता है। तो इसका मतलब पैनक्रियाज का कहीं ना कहीं शुगर के साथ एक लिंक है। पैनक्रियाज शरीर में है तो पेशाब में शुगर नहीं आता, पैनक्रियाज निकाल दिया तो पेशाब में शुगर आने लगा। तो ये पहला एक एविडेंस था कि पैनक्रियाज का शुगर के साथ एक सीधा सीधा संबंध है। उसके बाद फिर उसके ऊपर आगे खोज हुई। लेकिन ये देखिए, ध्यान दीजिए कि ये शोध ये कर रहे थे पाचन के ऊपर, लेकिन पहुंच गए पैनक्रियाज और शुगर के ऊपर। ये एक व्यक्ति है निकोलाउ पाउलेस्कू। छवि जी, शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, हालांकि आप सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हैं, मैंने भी नहीं सुना था। मैं भी सिर्फ बेंटिंग और बेस्ट को ही जानता था। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इतिहास में भुला दिया गया। ये व्यक्ति है जिसने सबसे पहले इंसुलिन खोजा था, जो इतिहास कहता है, जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। लेकिन ये ईसाई धर्म को मानने वाला था और जो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, उनके बहुत खिलाफ रहता था। एंटीसेमिटिक व्यूज थे इसके, और संभवतः लोगों का कहना यह है कि इसी कारण से इसको नोबेल प्राइज के लिए नामित नहीं किया गया और इसको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। तो 1916 ये रोमानियन प्रोफेसर था निकोलाउ पाउलेस्कू। इसने सबसे पहले इस इंसुलिन को आइसोलेट किया पैनक्रियाज से। इसने उसके ऊपर 4 पेपर भी पब्लिश किए और 8 महीने के बाद इसके काम को फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और बायोकेमिस्ट JJR मैक्लियड, इन लोगों ने मिल करके प्रूव किया कि हाँ, इसने जो बताया है वो ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज मिला। और इन्होंने जो है इन्होंने जो तत्व निकाला था पैनक्रियाज से, उसका नाम दिया था पैनक्रीन। और ये बोवाइन यानी गाय और बैल के पैनक्रियाज से सॉल्टेड वाटर में करके किसी प्रक्रिया से इन्होंने, और उस प्रक्रिया को उन्होंने पेटेंट कराया और सबसे पहले उस तत्व को निकाला 1921 में। उसके 8 महीने के बाद बेंटिंग एंड बेस्ट और JJR मैक्लियड, इन लोगों ने उस चीज को फिर से निकाला। ये 8 महीने पहले इसको निकाल करके पेनक्रीन के नाम से इसको पेटेंट किया आदमी करा चुका था। 24 अप्रैल से 23 जून 1921 के बीच में इसने 4 पेपर पब्लिश किए सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी इन पेरिस में, और डायबिटिक एनिमल्स के ऊपर इन्होंने अपने पेनक्रीन एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट करके दिखाया कि इससे शुगर कंट्रोल होता है। इन्होंने ये भी दिखाया कि इंट्रावेनस इंजेक्शन देने से ज्यादा जल्दी असर आता है। पर इन्होंने पूरा इसको जो है वो किया। इन्होंने, एक अमेरिकन रिसर्चर और थे इजराइल एस क्लीनर, इन्होंने अपने एक आर्टिकल जर्नल ऑफ बायोलॉजी केमिस्ट्री में जो पब्लिश किया था, वहां पर भी इन्होंने दिखाया था कि पैनक्रियाज से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल करके अगर उसको इंजेक्ट किया जाए तो शुगर में कमी होती है। और इसी आर्टिकल से प्रेरित होकर के पाउलेस्कू ने पैनक्रियाज के ऊपर शोध करके इस पेनक्रीन को निकाला था, जिसको कि उन्होंने 10 अप्रैल 1922 पेटेंट नंबर भी दिया हुआ है, रोमानियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड में इसको पेटेंट कराया। तो ये बाकी छोड़ दीजिए इसको। लेकिन चूंकि ये एंटी जू विचार रखते थे, जैसे हिटलर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी जू विचार थे, उन्होंने जू का कत्लेआम भी कराया, शायद इसी वजह से, चूंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का फेज था, इनको नोबेल पुरस्कार देने के लिए लोगों ने उचित नहीं समझा। ये जो इंसुलिन है, ये इसका स्ट्रक्चर है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, उसका स्ट्रक्चर ये है, जिसको बहुत बाद में खोज के बहुत बाद, इंसुलिन खोज लेने के बहुत बाद उसके स्ट्रक्चर को लोगों ने खोजा कि इस इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितने अमीनो एसिड्स मिलकर के इंसुलिन बनता है, इसमें कितने चेंज होते हैं, ये कैसे ये स्टोर होता है पैनक्रियाज में, ये सब खोज बाद में हुए। और इंसुलिन नाम दिया गया, लैटिन शब्द है इंसुला, इंसुला मतलब होता है आइलैंड या द्वीप। तो चूंकि ये आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस सेल्स के द्वारा, वहां जो बीटा सेल होता है आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, जो द्वीप समूह की मैंने बात की, बाद में पता चला कि वहां पर बीटा सेल्स के द्वारा ये इंसुलिन बनाए जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम इंसुलिन रखा गया, इंसुला से। इंसुला मतलब आइलैंड,
पहले इसका नाम इसलेटिन रखा गया था, आइलेटिन, लेकिन बाद में इसके नाम को बदल करके इंसुलिन किया गया। और हालांकि सबसे पहला नाम तो पेनक्रीन था। तो ये वो 4 लोग हैं जिनके नाम से हम, जब इंसुलिन की बात आती है तो निकोलाई पावलोस्की को हम जानते ही नहीं, उसको कभी उसकी चर्चा नहीं करते। चर्चा होती है इन 4 नामों में से भी सिर्फ 2 नाम की सबसे अधिक, बेंटिंग एंड बेस्ट। बेंटिंग ये सबसे बाएं हाथ पे व्यक्ति है, क्योंकि इंसुलिन खोजने की जिज्ञासा इसके अंदर ही सबसे पहले उत्पन्न हुई। ये व्यक्ति JJR मैकलियड, जो टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा के फिजियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष थे, इनसे आके मिलता है, इनसे रिक्वेस्ट करता है कि हम कुछ शोध करना चाहते हैं, आप हमें अपने फिजियोलॉजी लैब में हमें स्थान दें। इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद ये बेस्ट है, ये वाज अ मेडिकल, अभी तत्काल तुरंत ही इसने अपनी मेडिकल एजुकेशन पूरी की थी और ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी इसने ज्वाइन किया था। इसको बेंटिंग के साथ काम करने के लिए कहा जाता है और बाद में इंसुलिन तो ये खोज लेते हैं, लेकिन उसको प्यूरिफाई नहीं कर पाते हैं जिससे कि उसको इस्तेमाल कर पाए। तो उसके लिए फिर एक बायोकेमिस्ट कॉलिप, जेम्स बी कॉलिप, ये जुड़ते हैं, जो कि बायोकेमिस्ट थे। तो उस तत्व को जो ये लोग मिल करके बेंटिंग और बेस्ट पेनक्रियास से निकालते थे, उसको परिष्कृत करना, उसका शुद्धिकरण करना, ये सारा काम फिर कॉलिप ने किया और इस प्रकार से इंसुलिन की खोज हुई। लेकिन नोबेल पुरस्कार बेंटिंग और मैकलियड को दिया गया। मैकलियड चूंकि ये इनके दिशा निर्देशन में शोध हो रहा था, क्योंकि विभागाध्यक्ष थे। बेंटिंग क्योंकि बेसिक कार्य इनका था, शोध इन्होंने शुरू किया था। लेकिन जब प्राइज मिला तो बेंटिंग ने अपने प्राइज को बेस्ट के साथ साझा किया और मैकलियड ने अपने प्राइज को कॉलिप के साथ साझा किया। लेकिन हम कॉलिप को और मैकलियड को बहुधा नहीं याद करते, उनका नाम नहीं लेते। जब भी इंसुलिन की बात आती है तो हम बेंटिंग बेस्ट का नाम लेते, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर के सारा शोध कार्य कर रहे थे। तो 1923 में, 1921 में खोजा इन्होंने, 1922 में इसका प्रयोग शुरू हुआ रोगियों के ऊपर और 1923 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सबसे पहला मैंने आपको इबर्स पेपायरस जो पेपर दिखाया, वो 1550 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व का पेपर है कि मधुमेह का इतिहास कहां से मिलना शुरू होता है, लिखित। फिर चरक, सुसूत्र, उसके बाद एविसियना है, इब्न सिना, अरब के तमाम वैज्ञानिक हैं, पॉल लिंगारेंस, और इन सब की जो मैंने बात की, लगभग 3,500 साल लगे रोग को सर्वप्रथम जानने में, पहचानने में और इंसुलिन तक पहुंचने में 3,500 साल लग गए। बहुत पुअर वीडियो है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर आलोक, आपकी आवाज नहीं आ रही। बैकग्राउंड से कुछ और आवाज आ रही है, लगता है कनेक्शन। डॉक्टर साहब की आवाज कहाँ गायब हो गई? एक्चुअली डॉक्टर साहब का नेट का प्रॉब्लम है, अभी तुरंत लिंक कर रहे हैं वो। नेट की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इस वजह से थोड़ा सा लेफ्ट हो गया। अभी तुरंत रीज्वाइन करना है सर। अच्छा। डॉक्टर साहब का मैसेज मिला है कि वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अभी दोबारा जुड़ रहे हैं, तो हम लोग वेट करते हैं अभी। वेट करेंगे। की आवाज जा रही है, उनकी नहीं आ पा रही। अच्छा, उनका नेट गड़बड़ हो सकता। लाइव ऑन फेसबुक हो गया उनको। Anybody wants to drive the meeting till doctor is joining? इसलिए कहे थे। सर एक्चुअली आलोक सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी तुरंत रीज्वाइन कर रहे हैं सर मोबाइल से। बात हुई है मेरी। Okay. बैकअप में कोई है तो बोलो, उनको दे कैन ज्वाइन। हेलो हेलो। किसको पूछ रहे हो पवन? सर एक्चुअली अभी राजेश सर अभी मीटिंग सेशन ले रहे हैं 2 मिनट में, तब तक अपने डायबिटीज पे और इंसुलिन पे। उसके बाद आलोक सर तुरंत ज्वाइन कर लेंगे सर वो। राजेश सर के पास स्लाइड है?
हाँ, बोल रहे हैं कि सर मैं अभी करता हूँ इसको, 2 मिनट में तुरंत कुछ कर रहे हैं वो। ओके, और ये नहीं तो देयर कैन बी एन ओपन डिस्कशन नो बिटवीन दी पार्टिसिपेंट्स एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। So somebody can moderate and understanding of. Sir, I am requesting to Chavi ma'am. Hello, Chavi ma'am. Chavi ma'am, आवाज जा रही है आपको? हेलो। खा लिया, पानी तो मन का हुआ। हेलो। पानी आपने पिया तो उठा आ जाएगा। Dr. R.K. Srivastava is also there if he wants to drive something. बॉडी के पीक रहते हैं। ये बात कोई किसी अंडर द गाइडेंस टीचर में करे शुरू। ओके डियर फ्रेंड्स, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाकी सबको म्यूट कर। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है। जब आप समझ रहे हैं क्या कैसे डॉक्टर रतन सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, हाँ वो म्यूट हो गया था। ओके यस सर। जी, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? जी Yes, सर, जी, yes, आवाज आ very रही है clear, सर। जी जी Very clear. आवाज आ रही है। जी। मेरा मतलब मैं कम्युनिटी मेडिसिन का आदमी हूँ। मेडिकल कॉलेज में BHU में प्रोफेसर रहा, इसके पहले गुजरात में रहा, और अभी आफ्टर रिटायरमेंट आई हैव जॉइंड ए प्राइवेट कॉलेज इन लखनऊ। एंड डॉक्टर आलोक जो है मेरे बैचमेट हैं, हम लोगों ने साथ में MBBS पढ़ा है। अब अच्छा बड़ा ल्यूसिड लेक्चर दे रहे थे, वो डायबिटीज पे काम किया है। तो क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ का आदमी हूँ, तो अभी आज के ग्रुप डिस्कशन में एक ये क्वेश्चन उठा सकते हैं, मैं तो आपके विचार जाने, 1 by 1 अगर लोग बोलें। जैसे अभी आलोक बता रहे थे कि Dr. Alok Kumar just joined, so we can welcome him back. Okay. So over to Alok. Yes, nice. Dr. Gupta, you can hear us? आप म्यूटेड हो। डॉक्टर गुप्ता, आपको आप अनम्यूट कीजिए। आलोक सर, अपने आप को अनम्यूट करिए सर। हाँ, मैं आ गया हूँ। कुछ नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं कहाँ आपकी स्लाइड पे आ गया था? Great, it was going great. ओके, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, very आवाज clear. आ रही है? Yes, completely clear. यस, ओके। तो आ रही है। Ratan, thank you for taking care of the time gap नहीं, because मैं of some कर नहीं technical पाया। glitches. ठीक है, ओके, हाँ, अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ, तो ये फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग कहानी इंसुलिन की खोज की शुरू कहां से होती है, हम उस पे आते हैं। ये फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग है जो कि 14 नवंबर
1891 ओंटारियो कनाडा में पैदा हुए। 21 फरवरी 1941 न्यू फाउंडलैंड कनाडा में इनकी डेथ हुई एक प्लेन क्रैश में। मेडिकल ग्रेजुएशन करने के दौरान ही वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो चुका था, इसलिए इनका ग्रेजुएशन भी कंसाइज कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत थी फौज में। तो इन्होंने सबसे पहले ग्रेजुएशन करने के बाद फौज ज्वाइन किया। फौज से जब वार खत्म हुआ 1920 में, ये लौट करके आए तो इन्होंने जो है अपनी इनकी ट्रेनिंग ऑर्थोपेडिक्स में हुई थी, तो इन्होंने अपना एक प्राइवेट क्लिनिक शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो क्लिनिक इनकी चली नहीं एंड ही वाज इन डायर नीड ऑफ मनी। तो इन्होंने मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया और वहां एज ए डेमोन्स्ट्रेटर काम करने लगे और डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी ज्वाइन किया था, वहां ये पढ़ाते थे। और 1920 से until 1921 he did part-time teaching in orthopedics at the University of Western Ontario at London, Canada. ये लंदन कनाडा वाला लंदन है। Besides his general practice, and from 1921 until 1922 he was lecturer in pharmacology at the University of Toronto. In 1922 he was awarded his MD degree together with a gold medal. उसी दौरान जब ये पढ़ा रहे थे अपने अध्यापन काल के दौरान ही एक दिन इनको एक लेक्चर लेना था डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, और ये जो आपको एक दाहिने हाथ नीले रंग का एक मैन्युस्क्रिप्ट दिख रहा है, ये मैन्युस्क्रिप्ट इनके हाथ लगा जिसको कि ये पढ़ रहे थे सुबह 2 बजे, जैसा इन्होंने अपने जीवन में लिख रखा है कि 31 अक्टूबर 1920 सुबह के 2 बजे ये पढ़ रहे थे। इसमें एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि पेनक्रियास डक्ट जो है, जो पेनक्रियास ग्रंथि है, उससे जो डक्ट या जो नली निकल करके आती है आंतों में और पेनक्रियास के पाचक तत्वों को और अन्य चीजों को वो ला करके आंतों में छोड़ती है जिससे खाना पचे, तो यदि उस डक्ट को बांध दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद पेनक्रियास की कोशिकाएं मर जाती हैं 6 से 8 हफ्ते के बाद, और उन कोशिकाओं के मर जाने की वजह से जो वे पाचक एंजाइम बनते हैं उनका बनना खत्म हो जाता है। और उसके बाद अगर उस पेनक्रियास ग्रंथि में से जो तत्व उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, निकाला जाए, तो वो जो निकल के आता है वो इंसुलिन होता है और वो काम करता है। ऐसा एक आर्टिकल इन्होंने पढ़ा, क्योंकि उसके पहले इंसुलिन पे जो भी काम हो रहे थे उसमें दिक्कत ये होती थी कि इंसुलिन एक प्रोटीन है और पेनक्रियास जो है वो प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स भी बनाता है। तो जो भी पेनक्रियास को क्रश करके उसको एक्सट्रैक्ट निकाला जाता था, उसका जो सत्व निकालते थे, उसमें चूंकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन भी निकल के आता था, तो वो उस इंसुलिन को पचा देता था, उसको तोड़ देता था, तो वो उसमें से इंसुलिन निकल के आता नहीं था। तो इन्होंने ये उपाय सुझाया कि यदि हम पेनक्रियास ग्रंथि के डक्ट को बांध दें, 6 से 8 हफ्ते के बाद इंतजार करें, तो पेनक्रियास की पाचक तत्व बनाने वाली कोशिकाओं का नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं, फिर पाचक रस नहीं बनता, और तब जब उसमें से अगर हम एक्सट्रैक्ट बना करके उसका निकालें तो जो इंसुलिन जो तत्व निकलेगा, तब तक इंसुलिन का नाम नहीं पता था लोगों को, जो तत्व निकलेगा वो संभवतः शुगर को कंट्रोल करने में काम करेगा। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो मोजेस बैरॉन का लिखा हुआ था, इनके दिमाग में ये विचार कौन था, और चूंकि ये टीचिंग जॉब में आ चुके थे, प्रैक्टिस बहुत चलती नहीं थी, कि अगर मौका मिले तो क्यों ना इस तरह का शोध किया जाए। ये विचार यहां से इनके दिमाग में आया, और उसके बाद इस विचार को लेकर के ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में पहुंचे और फिजियोलॉजी विभाग के जो हेड थे JJR मैक्लियड, उनसे मिले 6 नवंबर 1920। ये उस मीटिंग के बाद का जो ड्राफ्टिंग हुआ कि काम करेंगे, एक जो लिखित ड्राफ्ट तैयार हुआ, ये उस ड्राफ्ट की कॉपी आप, ओरिजिनल कॉपी आप मैन्युस्क्रिप्ट देख रहे हैं जो दाहिने हाथ इसमें लगा हुआ है, जो वहां के लाइब्रेरी में सुरक्षित है टोरंटो कनाडा के मेडिकल कॉलेज में। और ये तो तय हो गया कि ठीक है, उन्होंने कहा मैक्लियड साहब ने कि मैं अपने फिजियोलॉजी लैब में एक कमरा खाली है, मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे पास कुछ कुत्ते भी हैं एक्सपेरिमेंटल, वो भी आप ले सकते हो, आप काम करो। और चूंकि ये 3 महीने के लिए स्कॉटलैंड जा रहे थे, ये बेसिकली रहने वाले थे स्कॉटलैंड के,
तो 3 महीने गर्मी की छुट्टी मनाने ये स्कॉटलैंड जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा वो कमरा खाली रहेगा, लैब खाली रहेगा, आप उसका उपयोग कर लो। बात तय हो गई। अब ये बात हुई कि इनके साथ एज ए असिस्टेंट कौन काम करेगा। ये बड़ा रोचक यहाँ पे एक किस्सा है कि 2 मेडिकल स्टूडेंट जो तत्काल पास करके निकले थे, जो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट जिन्होंने ज्वाइन किया था, चार्ल्स बेस्ट और ई क्लार्क नोबल, इनके बीच में हुआ कि कौन इनके साथ काम करेगा, और दोनों ही काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि दोनों को लगता था थैंकलेस जॉब होगा, मेरा समय खराब होगा और खामखाम मैं इनके साथ फंस जाऊंगा। तो अंततः सिक्का उछाला गया कि जिसके नाम से सिक्का आ जाएगा वो इनके साथ काम करेगा, और दुर्भाग्य या सौभाग्य से ये सिक्का चार्ल्स बेस्ट के नाम से आया। उस समय तो चार्ल्स बेस्ट को लगा कि मैं तो फंस गया, दुर्भाग्य से मेरे नाम का सिक्का आ गया, और क्लार्क नोबल बहुत खुश हुआ। लेकिन देखिए प्रारब्ध किसको कहां होनी क्या लिख करके लाता है, यश अपयश हानि लाभ सब कहते हैं ना, होनी के हाथ जो होता है, कि जिस व्यक्ति के नाम में नोबल लिखा हुआ है, क्लार्क नोबल, वो नोबेल प्राइज से वंचित रह गया और चार्ल्स बेस्ट को नोबेल प्राइज मिल गया। ये होनी होती है। खैर इन दोनों ने मिलकर के काम शुरू किया उस फिजियोलॉजी लैब में। ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं जो मुझे मेडिकल स्टडी के दौरान, इवन एमडी करने के दौरान भी कभी देखने को नसीब नहीं हुआ था, और आज के भी टेक्स्ट बुक्स में ये सब चीजें कहीं रहती नहीं है। ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट सब वहां लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा है, जहाँ डेट वाइज उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज थी उनकी फाइंडिंग ये सब चॉट डाउन कर रखा, लिख रखा है, चॉट डाउन कर रखा है। 30 जुलाई 1921, वो 100 साल पहले, डॉग नंबर 410 वाज फर्स्ट टू रिसीव द एक्सट्रैक्ट। ये करते क्या था कि कुत्ते का पेनक्रियास वही लाइगेट करके 3 से 4 हफ्ते छोड़ देते थे, 6 हफ्ते छोड़ देते थे, फिर उस पेनक्रियास ग्रंथि से जो है वो एक्सट्रैक्ट निकालते थे, फिर उस कुत्ते को लगाते थे जिसको डायबिटीज हो गया है पेनक्रियास निकालने के बाद, जो कि मिन्स्कोविस्की और ने दिखाया था और फोन मैरिंग ने कि ऐसा हो जाता है, और फिर देखते थे कि क्या उसका शुगर कंट्रोल हो रहा है। तो पहला कुत्ता जिसको कि ये एक्सपेरिमेंटल एक्सट्रैक्ट लगाया गया वो 410 नंबर का कुत्ता था। मेडिकल लाइफ में हम लोग यही समझते थे कि एक खास फोटो जो मैं आगे दिखाऊंगा कि हर जगह बेंटिंग बेस्ट का वही फोटो छापा जाता है, और वो एक कुतिया है जिसका नाम है मार्जोरी, कि शायद इसी एक कुत्ते के ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। कई कुत्तों ने अपना योगदान दिया, अपना जीवन इस खोज में। 4 अगस्त 1921 डॉग नंबर 408, इसको आईवी डोज दिया गया उस एक्सट्रैक्ट का, जिसका कि नाम पहले आइलेटिन रखा गया था, जो बाद में मैकलियड साहब के कहने पे इंसुलिन किया गया। उसके ये नोट्स हैं। 11 अगस्त 1921 डॉग नंबर 92 receives regular injections of extract and lives for 20 days. ये पेनक्रियास निकाल देने के बाद 20 दिन तक इस एक्सट्रैक्ट को देने के बाद जिंदा रहा, और ये उसकी शुगर की प्लॉटिंग है ग्राफ पेपर पे, जो हम लोग कभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ये लॉग पेपर या ग्राफ पेपर इस्तेमाल करते थे, ये उस पे चार्टिंग की गई है। सितंबर अक्टूबर 1921 जेजेआर मैकलियड साहब जो छुट्टी मनाने स्कॉटलैंड गए हुए थे, ये लौट करके आते हैं। बेंटिंग और बेस्ट अपने सारे जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमको दिखाते हैं कि साहब ऐसे से किया है, ये देखिए ये 20 दिन तक ये कुत्ता जिंदा रहा। उनको यकीन नहीं होता है। गाइड है, जल्दी विश्वास नहीं करते, कोई भी गाइड विश्वास नहीं करता। ही इज वेरी स्केप्टिकल। वो कहते हैं कि नहीं, सारे एक्सपेरिमेंट्स को तुम फिर से रिपीट करो। इस बात को लेकर के थोड़ा सा बेंटिंग साहब के बीच में और मैकलियड साहब के बीच में कुछ तनाव भी हो जाता है, जो काफी बाद तक भी ये तनाव बना रहता है। लेकिन चूंकि वो गाइड थे तो या तो लैब छोड़ के चले जाते या एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना उनकी मजबूरी थी। उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स को फिर से रिपीट किया, उन्हें दिखाया, और ये जो चित्र है, ये जो फोटो है, ये बहुत ही फेमस फोटो है, जिसमें ये आप देख रहे हैं चार्ल्स बेस्ट हैं, ये फ्रेडरिक बेंटिंग है, और ये वो कुतिया है मार्जोरी। नवंबर 18, 1921 को ये डॉग नंबर 33, इसको पेनक्रियास निकाला गया, इसको डायबिटीज हुआ, और इसको जब वो एक्सट्रैक्ट दिया गया तो ये 70 दिन तक ये कुत्ता जिंदा रहा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैकलियड साहब भी संतुष्ट हो गए और उन्होंने सर्वप्रथम एक मीटिंग में इस खोज को सामने रखा और
कहा कि हमने एक तत्व खोज लिया है पेनक्रियास से जो कि डायबिटीज को क्योर करता है और संभवतः इसी के ना होने से शुगर बढ़ता है, डायबिटीज होती है। उसका नाम आइलेटिन दिया गया, बाद में जिसको कि इंसुलिन किया गया। दिसंबर 20, 1921 को डॉक्टर जोसेफ गिलक्रिस्ट टोरंटो अस्पताल में ही काम करते थे, इनको सर्वप्रथम एक्सट्रैक्ट दिया गया, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट ओरल दिया गया, मुंह से पिलाया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इंसुलिन है ये एक प्रोटीन है, तो जैसे ये आंतों में जाता है, जो वहां प्रोटीन को पचाने वाले पाचक रस होते हैं वो उस प्रोटीन को तोड़ करके पचा देते हैं, तो ये इंसुलिन का कोई असर इनके ऊपर देखने को नहीं मिला। तो पहला प्रयोग ओरल हुआ था ह्यूमन के ऊपर। दूसरा प्रयोग उस समय वहां हॉस्पिटल में एक टाइप 1 डायबिटिक बच्चा लियोनार्ड थॉमसन वो भर्ती हुआ था। ये देखिए वो बच्चा है जब इंसुलिन लेने के पहले और जब तक इंसुलिन की खोज नहीं हुई थी, ऐसे बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज होता था, जो इंसुलिन पे ही निर्भर रहते हैं, इनकी मृत्यु 2-4-6 महीने साल के बाद हो जाती थी। ये बच्चे सरवाइव करते ही नहीं थे। तो इनके लिए तो ये एक अमृत की खोज हुई थी 3500 साल के मंथन के बाद। और इंसुलिन लेने के बाद देखिए इस बच्चे की आप शक्ल देख लें, और इंसुलिन से पहले तो इसको अनस्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट दिया गया। तब तक मैक्लियड तब तक जेजेआर कॉलिफ साहब दृश्य में नहीं थे। तो जो भी एक्सट्रैक्ट बनाया जा रहा था उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पा रहा था, उसका प्यूरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, और उस मार्जोरी के एक्सपेरिमेंट के बाद इस बच्चे को समय से पहले ही प्रीमेच्योरली ये इंजेक्शन दिया गया, है ना। ये 14 साल का बच्चा था, लियोनार्ड थॉमसन, टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में, और डॉक्टर वॉल्टर आर कैम्बल, डॉक्टर डंकन ग्राहम, इनके सुपरविजन में, ये लोग रेजिडेंट डॉक्टर थे, ये इंजेक्शन दिया गया। लेकिन उसका बहुत असर देखने को नहीं मिला क्योंकि ये अनप्यूरिफाइड अनस्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट था। तब फिर कॉलिफ साहब को दृश्य में आए। मैक्लियड साहब ने कहा कि नहीं, एक बायोकेमिस्ट को भी हमें जोड़ना पड़ेगा जो इसका प्यूरिफिकेशन कर सके, और उसके बाद उन्होंने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से जब इसको परिष्कृत किया इस एक्सट्रैक्ट को, और फिर जब उसको दिया गया तो उसका असर आना शुरू हुआ। और जनवरी 14, 2022 में इसका प्रेस कवरेज सबसे पहले हुआ कनाडा के न्यूज़पेपर में, जिसकी ये कटिंग है। तो जनवरी 23, 1922 एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली एडमिनिस्टर्ड टू लियोनार्ड थॉमसन। फिर वो जो एक्सट्रैक्ट था जिसको प्यूरिफाई किया गया था उसको जो है जिसमें जेबी कॉलिफ साहब ने मदद दी थी उसको परिष्कृत करने में, वो फिर दोबारा उसको दिया गया और फिर लगातार दिया गया। और फिर आप ये देख रहे हैं लियोनार्ड थॉमसन का चित्र, वो बच्चा बड़ा हो गया, और अब देखिए उसके बाद इसकी रंगत आप देख सकते हैं। इस अमृत पान के बाद इसका शरीर कैसा हो गया। तो फर्स्ट क्लिनिकल यूज मैंने आपको बताया कि लियोनार्ड थॉमसन के ऊपर देखिए, होनी कई जगह बड़े विचित्र संयोग करती है। पहला इंसुलिन जिस बच्चे को लगा लियोनार्ड थॉमसन, फ्रेडरिक बेंटिंग के पिता का नाम क्या था? विलियम थॉमसन बेंटिंग। तो बेंटिंग साहब के पिता का नाम थॉमसन था, विलियम थॉमसन, और जो पहला इंसुलिन लगा वो लियोनार्ड थॉमसन को लगा। तो थॉमसन एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, ये भी एक संयोग ही कह लीजिए। जो मैं जब लिटरेचर्स को तलाश रहा था तो ये मैंने संयोग देखा, तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रकृति अपने अलग अलग तरह से कुछ विचित्र संयोग करती है। तो मई 3, 1922 को मैक्लियड, जो कि फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, इन्होंने एक ग्रुप मीटिंग में सबसे पहले इंटरनेशनल मेडिकल कम्युनिटी को ये अनाउंस किया कि हमने एक ऐसा तत्व खोजा है जिसका नाम हमने इंसुलिन रखा है, जो कि एंटी डायबिटिक एजेंट है। अमेरिका में जो पहला व्यक्ति जिसको इंसुलिन लगा, जो टाइप 1 डायबिटिक था, मई 22, 2022 को, एक साल के बाद नहीं, उनके लियोनार्ड थॉमसन के बाद, उसका नाम था जिम हेवंस। और सर्जरी के दौरान, इंसुलिन का आज भी हम प्रयोग करते हैं सर्जरी के दौरान, लेकिन सबसे पहला प्रयोग सर्जरी के दौरान 1922 में ही हो गया था। और पहला व्यक्ति जिसको ये इंसुलिन लगा था वो थी मिसेस चार्लोटे क्लार्क, जिनको ऑपरेशन के दौरान इंसुलिन दिया गया। ये उनका मेडिकल रिकॉर्ड है।
एल्सी नीधेम इज ब्रॉट बैक टू कॉन्शियसनेस विद इंसुलिन। ये लड़की एल्सी नीधेम टाइप 1 डायबिटिक कोमा में चली गई थी। तब तक उसके सौभाग्य से इंसुलिन खोजा जा चुका था और उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, वो कोमा से बाहर आ जाती है। अन्यथा उसके पहले बच्चे कोमा में जाते थे और फिर वो संसार छोड़ देते थे। 1923 में फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ इंसुलिन, ये द जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक रिसर्च में 1923 में 22 से इसका क्लिनिकल यूज शुरू हुआ और 1923 में इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ इस जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक रिसर्च में। और 25 अक्टूबर 1923 को बेंटिंग एंड मैक्लियड, फ्रेडरिक बेंटिंग एंड जे.जे.आर. मैक्लियड को नोबेल प्राइज मेडिसिन का दिया गया, जिसमें से बेंटिंग ने अपने प्राइज को साझा किया बेस्ट के साथ और मैक्लियड ने अपने प्राइज को साझा किया कॉलिब के साथ। और ये उस नोबेल पुरस्कार समिति के जो गवर्नर से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, उनको ये निमंत्रण जाता है उस नोबेल प्राइज समारोह में सम्मिलित होने के लिए। उस निमंत्रण पत्र की ये छाया प्रतिलिपि है जो आप देख रहे हैं कि कैसे नोबेल प्राइज का निमंत्रण जाता है। तो इस अमृत कलश का प्रयोग 2-3 उदाहरण मैं दूंगा। करोड़ों में लोग डायबिटिक हैं, भारत में ही करीब 8 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। ये एक महिला जिसका चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका नाम ग्लैडिस डल है। 2015 तक तो नेट पे इसके बारे में सूचना मिलती है कि 2015 तक ये जीवित रही। उसके बाद मैंने नेट पे बहुत तलाशा, मुझे इसकी सूचना नहीं मिल पाई। 96 साल तक, 2015 तक ये 96 साल इसकी आयु हो चुकी थी, ये जीवित रही और 7 साल की आयु में इसको डायबिटीज हुआ था। 90 साल तक लगभग इसने इंसुलिन लिया। 90 साल तक इंसुलिन लेकर के 96 साल की आयु 1915 तक ये प्राप्त कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि इसने अमृत पान किया था। इसने उस इंसुलिन को गंगा जल की तरह अमृत अंतिम समय के लिए बचा के नहीं रखा था। संभवतः हो सकता है शतायु हो चुकी होगी सिर्फ इंसुलिन के बूते। 4 भाई बहनों में इस अकेली को टाइप 1 डायबिटीज हुआ था। इसके माता पिता का देहांत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक फ्लू का एपिडेमिक हुआ था, जैसे आज की तारीख में कोविड का एपिडेमिक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी फ्लू का एपिडेमिक हुआ था, जिसमें आज के समय से कई गुना ज्यादा लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी। डॉक्टर रतन इसके बारे में और डिटेल में आपको बताएंगे। इसके माता पिता भी उसी में मर गए थे और इसको इनके पड़ोसी ने गोद लिया था, इनके परिवार। और गोद लेने के बाद 1-2 साल के बाद इसको डायबिटीज हो गया और ये 300 माइल, यूएस में भी डिस्टेंस को माइल में नापते हैं, ये इंसुलिन ट्रीटमेंट लेने के लिए 300 माइल तक, तब तक इंसुलिन आ चुका था। इसको 1922 में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था, तब तक इंसुलिन आ चुका था और इसने क्रूड इंसुलिन से, अनप्यूरिफाइड इंसुलिन से अपना जीवन यात्रा शुरू किया ट्रीटमेंट का और अंत तक ये इंसुलिन 1915 तक तो इतिहास है कि लेती रही। दूसरा, ये आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूं, ये सब प्रेरक व्यक्तित्व हैं। डो बर्न्स, इसको भी 7 साल की आयु में डायबिटीज हो गया। कृषकाय लड़का था, यह स्कूल में जाता था तो इसको बच्चे धक्का देते थे, ढकेल देते थे, इसको बुली करते थे, इसको चिढ़ाते थे। तो इसके मन, और एक दिन इसने बाइबल में एक पात्र है सैमसन डिलेला की कहानी आपने सुनी होगी। सैमसन एक का पात्र है, बहुत ही बलवान था और शेर के साथ रहा करता था। उसका चित्र इसने देखा तो इसने देखा कि वो सब कुछ इस सैमसन के पास है जो मेरे पास नहीं है, न मसल है, न शरीर है, न ताकत है। तो इसके मन में इच्छा जागी कि मैं क्यों न इसके जैसा बनूं, और इसके घर में जो कुछ भी उपलब्ध था उसको इकट्ठा करके इसने घर के पीछे के जगह में, एक कमरे में, इसने एक टॉम सेवर के नाम से एक जिम बनाया खुद अपने घर में और इसने जिम करना शुरू किया। तब तक इंसुलिन आ चुका था। इसने इंसुलिन का इंजेक्शन लेना शुरू किया, जिम करना शुरू किया और धीरे धीरे 2006 में ये मिस्टर यूनिवर्स का खिताब इसने लिया। ये इसका शरीर आप देख लें, ऐसा शरीर जिनको डायबिटीज नहीं होता उनका भी नहीं होता। इसको टाइप 1 डायबिटीज है। ये इंसुलिन लेता है, इसके हाथ में ये इंसुलिन पंप है, ये इंसुलिन पंप दिखा रहा है, इंसुलिन पंप का प्रयोग करता है
अपने डायबिटीज को प्रॉपरली मैनेज करता है। 7 साल की आयु से इंसुलिन लेते हुए इसने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। और आज की तारीख में ये जुवेनाइल डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, डायबिटीज सोसाइटी, इन सब सोसाइटीज का ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है। इसने किताब लिखी है, ये अपनी संस्था चलाता है, ये टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को मोटिवेट करता है। लेकिन इसके साथ एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना ये घटी कि अमेरिका में, कैलिफोर्निया में एक बार ये पिक्चर हॉल में था, इसको लो शुगर हो गया। लो शुगर में आप जानते हैं कि फिर मस्तिष्क ढंग से काम नहीं करता, और ये एक पुलिस ऑफिसर से टकरा गया। पुलिस ऑफिसर को लगा इसने नशा कर रखा है और उसने इसकी पिटाई कर दी। उस पिटाई में इसको बहुत सीवियर इंजरी आई और फिर ये कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र से इसको बाहर होना पड़ा। लेकिन उसने अपने जीवन को नहीं छोड़ा और ये कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग में भाग लेता है। लेकिन ये कोर्ट में गया, उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर केस दर्ज किया। उन पुलिस ऑफिसर्स को सजा हुई कि जब आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे डिसेबल्ड लोगों के साथ ऐसे सिचुएशन में आप कैसे टैकल करेंगे, तो आपने ये कैसे मान लिया कि ये व्यक्ति नशा किया हुआ है और ये आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है। तो ये भी एक सबक है कि जो वो टाइप 1 डायबिटिक लोग या जो टाइप 2 भी जिनको इंसुलिन जो लेते हैं, हमेशा अपने साथ एक आई कार्ड जरूर रखा करें जिसमें लिखा हो कि मुझे डायबिटीज है, मैं इंसुलिन पे हूँ। यदि मैं असामान्य व्यवहार करता पाया जाऊं, यदि मैं बेहोशी अवस्था में पाया जाऊं, तो मुझे तत्काल निकट के अस्पताल में पहुंचाएं। मेरे चिकित्सक से, मेरे परिवार से फोन नंबर दिया हो, संपर्क कर लें और मुझे ग्लूकोज पिला दें या मुझे ग्लूकोज दें। ये बहुत जरूरी होता है। तो लेकिन दो बर्न भी यहां तक क्यों पहुंचा? क्योंकि इसने भी इंसुलिन को अमृत की तरह प्रयोग किया। इसने गंगा जल की तरह अंतिम समय के लिए बचा के नहीं रखा। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि 3500 के मंथन के बाद यह अमृत प्रकट हुआ। इस अमृत का पान करें। जब इसकी आवश्यकता हो तो इसका पान करने से गुरेज न करें, इसको अवश्य लें। अब दीर्घायु बने, स्वस्थ रहें, कॉम्प्लिकेशन से बचें, खुद के लिए भी अपना एक सार्थक जीवन जिए, परिवार के लिए भी एक सार्थक जीवन जिए और समाज के लिए भी एक सार्थक जीवन जी करके अपना योगदान दें। ये एक फ्लेम ऑफ होप है। ये फ्रेडरिक बेंटिंग साहब के घर के सामने ओंटारियो कनाडा में 7 जुलाई 1989 को क्वीन एलिजाबेथ ने प्रज्वलित किया था। और इसका एम ये है कि एक दिन मधुमेह का कोई एक संपूर्ण इलाज निकल के आ जाएगा, और जिस दिन ये इलाज निकल के आ जाएगा तो जो व्यक्ति इस इलाज को निकालेगा वही आकर के इस आशा की ज्योति को फिर बुझाएगा, और उस दिन ये आशा की ज्योति बुझा दी जाएगी। तब तक ये आशा की ज्योति जलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये ज्योति बुझेगी। कोई ना कोई मंथन के बाद कुछ और भी नया कुछ निकल के हमारे सामने आएगा। और इसके साथ ही मैं अपने इस वार्ता को समाप्त करता हूं और अब आगे आप लोगों के कमेंट्स। बाकी इंसुलिन के टाइमलाइन से मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्रूड इंसुलिन से कैसे प्यूरिफाई हुआ, प्यूरिफिकेशन के बाद कैसे हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, कितने तरह के इंसुलिन आज हम बना रहे हैं, इंसुलिन के एनालॉग्स बना चुके हैं। ये सब चीजें बहुत डिटेल में बात की हैं। मैं इस पर और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं बेसिकली इतिहास बताना चाह रहा था आप लोगों को कि कितना मेहनत लगता है किसी चीज को खोजने में, जिसको कि छुड़ाने के लिए, इस अमृत को छुड़ाने के लिए लोग टीवी पे सुबह 4 बजे से आ जाते हैं भाषण देने कि आप हमारे शरण में आ जाइए, हमारे यहाँ से दवा मंगा लीजिए, हम आपका इंसुलिन छुड़ा देंगे। अमृत छुड़ाने की चर्चा करते हैं, ये बड़ा कष्टप्रद लगता है कभी कभी देख करके। तो मैं अपने स्लाइड को स्टॉप कर रहा हूं। अब ये चर्चा ओपन आप सभी लोगों के लिए। आप पहले तो मेरे साथ जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, एक सारिका ले रही है इंसुलिन, वो जुड़ी हुई है, और भी जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, पहले तो वो अपने विचार, अपने कमेंट्स सबसे पहले सामने रखें और अपने विचार को सामने रखें। सारिका, हाँ सर, आप बताओ। सर इंसुलिन लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? हाँ, कभी कभी ये होता है कि हम एक ही जगह पे अगर बार बार लेते हैं तो ब्लड वगैरह निकल जाता है। वो टेक्निक का फॉल्ट होता है, उसकी वजह से हो जाता है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, बाकी नॉर्मल चलता है। के बाद इंसुलिन ना लेने के पहले जो तुम्हारी सेहत थी और इंसुलिन लेने के बाद से, तो अंतर तुमने स्वयं ही महसूस किया होगा।
और 10 बहुत साल से अंतर ऊपर हो पड़ा, गया, एनर्जी 10 साल से लगता ऊपर है। हो गए आपको इंसुलिन लेते। हमको 18 साल होने जा रहा है। 18 साल हो गए, भगवान करे अभी तुम 88 साल लो इंसुलिन। विनय जी आप कुछ कमेंट करेंगे, क्योंकि आपने भी शुरू में इंसुलिन लिया था। विनय जी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब आवाज मेरी मिल रही है? हाँ मिल रही है। हाँ, ये इसके बारे में आपने तो बताया ही, और हम लोगों को भी बताना है कि ये अमृत है, अमृत तो है ये, और जिसने इस अमृत का पान नहीं किया उसका खामियाजा भुगता। मैं और एक लोगों की जो मन में भ्रांतियां हैं, मैंने तो मुझे तो सीधे ही इंसुलिन आप के द्वारा प्रदान किया गया, जो मेरे पैर में, जो पैर के कटने में बहुत बड़ा जो है बचाने में, आपका पैर कटने से बचाने में सहायक। 32 किलो मैंने तो इंसुलिन लेके छोड़ भी दिया। आउटडोर हटाए के यही पे तीली लगाए थे, काम को इतना हमारे साथ एचका के नाथ साहब जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर। समझे, ज्यादा फैलावा बहा भी न किया। हाँ, आज आप जुड़े हैं, आपको देख करके आपके इस चेहरे को बहुत खुशी हो रही है मुझे, एकदम तरोताजा हैं आप, और आपके सौजन्य से ही हम सब जुड़ते हैं। तो हाँ, कुछ आपके मुखार बिंदु से भी अगर कुछ सुनने को मिले अच्छा लगेगा। गुड सर, इट इज एन ऑसम मींस हाउ कैसे आता है एक प्रोडक्ट, और कितने मेहनत, कितने साइंटिस्ट इसके पीछे अपना लाइफ की पूरे वर्क दे देते हैं, और फिर इसकी कितने एक्सपेरिमेंट होके फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट आते हैं, फिर मेडिकल फेटर्निटी उसको यूज करते हैं, फिर उसकी सेफ्टी देखते हैं, फिर उसकी एफिकेसी देखते हैं, और फाइनली प्रोडक्ट अप्रूवल्स में आते हैं। तो हम सबको पता है कि देयर इज अप्रूवल में ये सबकी जानकारी के लिए क्लास 1 ए मींस इसमें बेनिफिट मैक्सिमम है, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। इंसुलिन इन डायबिटीज क्लास 1 एविडेंस ए में आते हैं, तो मतलब इसके ऊपर इनफ डेटा है। तो दुविधा तो है ही नहीं सर, कहाँ पे देना है, कैसे देना है। मेडिकल डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर उसकी अच्छे से सजेस्ट करता है पेशेंट को बेस्ड ऑन ऑल डेटा। तो आपने जो लास्ट में बोला ना सर, देयर आर पीपल जो पेशेंट को मिसगाइड करते हैं, उस जगह में थोड़ा हम सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पेशेंट को भी समझाना, सबको समझाना कि गाइडेंस इज वेरी गुड, बट मिसगाइड से बचिए। अब सर वहाँ पे मुझे नाथ साहब दुख ये होता है कि इंसुलिन के 100 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी भी हम मिथ्स को, भ्रम को दूर नहीं कर पा रहे हैं 100 साल के बाद भी। तो मेरा माइंड में सर ये छुड़ाने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमारे जैसे लोग और डॉक्टर मिलके सर हमको ही करना पड़ेगा। देखो ये तो हमारे प्यारे कलीग है, और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं, बिकॉज हेल्थ केयर में हम आपको असिस्ट करते हैं और आप लीड करते हो। तो मैं अभी इसके ऊपर काम करूंगा। मैं आपका आइडिया मिला आपको, कैसे मिस गाइड ना हो भाई। इफ यू कीप ऑन गाइडिंग देम प्रॉपरली, तो शायद मिस गाइड से बच पाएंगे वो लोग। क्योंकि आपका आज जो सेशन है ना सर, चलो आप 30 लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, 2000 प्लस पीपल फेसबुक में अटेंड कर रहे हैं, आई हैव सीन दैट। तो उसमें देखो ये लोग अभी अनदर 4000 को बोलेगा, और 4000 8000 को बोलेगा, ऐसे तो होगा ही। और भी इसको पॉपुलर करना पड़ेगा कि कैसे ये मिस गाइड से बचे। मेरा सर एक सजेशन है, आइडिया भी है टू शेयर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग। ये जो हमको भी एक बोलना पड़ेगा सबको कि इंसुलिन लेने से आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो आइडिया है ना, ये आइडिया से भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग उसका एडवांटेज लेते हैं। जो भी अपना दवाई बेचना चाहते हैं ना, जो हर्बल हो या दूसरा कुछ करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं कि एक गैप, हमारा एक कम्युनिकेशन का गैप को यूज करते हैं। बिल्कुल, इसमें हमको बोलना पड़ेगा, इसको सर हमको ये बोलना पड़ेगा कि आप जो इंसुलिन जो दिया हमने, ये आपका फिजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर डाइट के अगेंस्ट में नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंटिंग है।
मीन्स अगर आपको आधा घंटा चलना ही पड़ेगा, अगर आप इंसुलिन भी लेते हो, बिकॉज एक ह्यूमन इज नॉट, इंसान ना चले तो कैसे चले, गाड़ी भी बंद हो जाता है अगर नो पार्किंग में रख दो तो 7 दिन 10 दिन। तो इफ ह्यूमन बीइंग एटलीस्ट